नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है स्पेशल वीडियो पार्ट 2। इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर जो न्यूज़ में है। इसके अलावा दोस्तों इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सेकंड पार्ट ये मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और थर्ड पार्ट भी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। दोस्तों ये तीनों पार्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आप सबके लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो न्यूज़ में हैं और आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन तीनों पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप ज़रूर से देखिएगा इन वीडियोज़ को, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप पैनल के सामने इंटरव्यू देने जाएँगे, क्योंकि आपको वो सारी करंट न्यूज़ पता चल रही होंगी जो चल रही हैं और पैनल आपसे करंट न्यूज़ के बारे में अक्सर पूछता ही है। इसके अलावा दोस्तों ये पार्ट 1 है, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर पार्ट के थंबनेल पर मैंने क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं कि उस वीडियो में मैंने कौन-कौन से क्वेश्चन कवर किए हैं। ये दोस्तों पार्ट 3 है, इसमें भी मैंने मेंशन किया है कि इसमें मैंने कौन-कौन से कवर किए हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरी एक मेंबरशिप के थ्रू ओआईसीएल एओ की इंटरव्यू सीरीज़ चल रही है, जिसमें 10 पार्ट्स ओआईसीएल एओ इंटरव्यू से रिलेटेड, जिसमें मैंने लेटेस्ट ओआईसीएल का डेटा और आईआरडीआई सर्कुलर जहाँ नीड है उन सबको कवर किया है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पहले भी पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आप इन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए। आप मेंबरशिप जॉइन करके इन वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं। मैंने इनका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, कोई 1800-1500 रुपये नहीं है, सिर्फ आपको 299 पे करना है। इसकी वैलिडिटी जब तक है जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। दोस्तों इन सब के अलावा मैंने 5-6 वीडियो और रिकमेंड की हैं, इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने बैंकिंग से रिलेटेड भी वीडियो ऐड की हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने वो भी इसमें कवर किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप बैंक में हैं या किसी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट में हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में स्विच कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो है, यानी बैंकिंग एक्सपीरियंस से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंश्योरेंस इंटरव्यू में, उसको भी मैंने कवर किया है। इसलिए दोस्तों ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सबको मेंबरशिप परचेज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज करंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस ऑफ द आरबीआई एंड व्हाट डज न्यूट्रल स्टांस मीन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसके हेड गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने अप्रैल 2026 की बाई मंथली मीटिंग में अनएनिमसली रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज रखने का डिसीजन लिया और साथ ही न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया। सर, फरवरी 2025 से आरबीआई टोटल 125 बेसिस पॉइंट तक रेपो रेट रिड्यूस कर चुका है। सर, अगर न्यूट्रल स्टांस की बात करें तो इसका मतलब है कि आरबीआई अभी ना तो जल्दी रेट इंक्रीज करना चाहता है और ना ही इमीडिएटली रेट कट करना चाहता है। आरबीआई ने अभी अपने सारे ऑप्शन ओपन रखे हैं। आगे इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पर आरबीआई फ्यूचर में डिसीजन लेगा। इससे आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सके। सर, जनरली ये स्टांस तब अडॉप्ट किया जाता है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही हो। और प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया भी कुछ ऐसी ही कंडीशन में है, स्पेशली ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वेस्ट एरिया क्राइसिस जैसे फैक्टर को देखते हुए। सर, मेरे अकॉर्डिंग आरबीआई का ये बैलेंस अप्रोच काफ़ी मैच्योर डिसीजन है, क्योंकि चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में मॉनेटरी पॉलिसी को केयरफुली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट टू 5.25% इन 2026। व्हाट फैक्टर्स लेड टू दिस रेट कट एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इंश्योरेंस सेक्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आरबीआई ने फरवरी 2025 से क्यूमुलेटिव 125 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट किया था और दिसंबर 2025 तक रेपो रेट को 5.25% पर ले आया। यह डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनएनिमसली सपोर्ट किया था। इस रेट कट के पीछे मेनली 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे। पहला था कि इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन अक्टूबर 2025 में सिर्फ 0.25% तक आ गया था, जो आरबीआई के टारगेट रेंज 2 से 6% से भी काफ़ी नीचे थी। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होती है तब आरबीआई के पास रेट रिड्यूस करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरा रीज़न था कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी और क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही। और तीसरा रीज़न था कि आरबीआई लिक्विडिटी और इकोनॉमिक मोमेंटम को सपोर्ट करना चाहता था, स्पेशली ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और वेस्ट एरिया क्राइसिस के इम्पैक्ट को देखते हुए। सर, अगर इंश्योरेंस सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट देखें, पहला है इस पर लोअर इंटरेस्ट रेट इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टमेंट रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम का लार्ज पोर्शन गवर्नमेंट बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो रिटर्न पर प्रेशर आ सकता है।
सेकंड, लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से लोन ईएमआईज़ भी कम हो जाती है। इससे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है और वो हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज़्यादा विलिंग हो सकते हैं। थर्ड सर, चीपर लोन की वजह से होम लोन और व्हीकल लोन की डिमांड बढ़ सकती है और इसके साथ क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। सर, अगर मैं ओआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा, क्योंकि जब ज़्यादा लोग इंश्योरेंस अफोर्ड कर पाएंगे तो हम आईआरडीए के इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 विजन के और करीब आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 इज प्रोजेक्टेड एट 7.4%। व्हाट आर द की ड्राइवर्स बिहाइंड दिस ग्रोथ? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ को 7.4% प्रोजेक्ट किया गया है। इसके साथ इंडिया लगातार फोर्थ ईयर दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ। इस ग्रोथ के पीछे मेनली 5 की ड्राइवर हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लगभग 7% से ग्रो हुआ है। इसका मेजर रीज़न लो इन्फ्लेशन और लोगों की इंक्रीजिंग इनकम है। जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है और इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। सेकंड है राइजिंग इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.8% ग्रो हुआ और जीडीपी का अराउंड 30% लेवल मेंटेन किया हुआ है। इस ग्रोथ को गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग कैपिटल एक्सपेंडिचर ने सपोर्ट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जॉब्स दोनों क्रिएट हुई हैं। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिवाइवल। मैन्युफैक्चरिंग जेवीए ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर वन में 7.72% और क्वार्टर टू में 9.13% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। इसमें पीएलआई स्कीम का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिन्होंने 14 सेक्टर में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर। सर्विस जेवीए हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 9.3% से ग्रो हुआ है। इंडिया में आईटी, फाइनेंशियल सर्विस, टेलीकॉम और बिजनेस सर्विस सेक्टर्स इकोनॉमी के मेजर ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। फिफ्थ है हेल्दी बैंकिंग सेक्टर। क्रॉस एनपीए लेवल रिड्यूस होकर 2.2% पर आ गया है, जो मल्टी डिकेड लो है। जब बैंक फाइनली स्ट्रॉन्ग होते हैं तब क्रेडिट फ्लो इम्प्रूव होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। सर, ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि इनकम और बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ने से इंश्योरेंस डिमांड भी नेचुरली इंक्रीज होती है, जो कोआईसीएल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 इज फोरकास्ट एट 6.8 टू 7.2%। व्हाट ग्लोबल रिस्क डू यू थिंक कुड स्लो दिस डाउन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे 2026 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच प्रोजेक्ट की गई है और आरबीआई ने भी अराउंड 6.9% ग्रोथ एस्टिमेट की है। ये स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से एक्सपेक्टेड है। लेकिन सर, कुछ ग्लोबल रिस्क है जो इस ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस हो सकता है। इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इम्पोर्ट करता है और क्रूड प्राइसेस मार्च 2026 में अराउंड $112 पर बैरल तक पहुंच गए थे। अगर ऑयल प्राइसिंग लॉन्ग पीरियड तक हाई रहते हैं तो इंडिया के लिए इन्फ्लेशन और इम्पोर्ट कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो सकती है। इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्रेशर आ सकता है। सेकंड रिस्क है यूएस टैरिफ। अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ इम्पोज किए हैं, तो एशिया में सबसे हाई माने जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टेक्सटाइल, जेम्स और लेदर जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ सकता है। एक्सपोर्ट अफेक्ट होने से ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। थर्ड रिस्क है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी। अगर फॉरेन इन्वेस्टर अपना कैपिटल बाहर निकालते हैं या रुपये वीक होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर एडिशनल प्रेशर आ सकता है। लेकिन सर, इन रिस्क के बावजूद इंडिया की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, यूके, ईयू और ओमान के साथ नई ट्रेड एग्रीमेंट और गवर्नमेंट रिफॉर्म हमारी इकोनॉमी को काफ़ी रेजिलियंट बनाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मूव फ्रॉम ए फ्लैट रेट टू अ रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम सिस्टम फ्रॉम अप्रैल 1 2026। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस सिस्टम वर्क? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया में 1962 से एक फ्लैट रेट डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। इस सिस्टम में हर बैंक को ₹100 डिपॉजिट पर 12 पैसे प्रीमियम पे करना पड़ता था, चाहे बैंक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो या वीक। इसका एक ड्रॉबैक ये था कि अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले और वेल मैनेज्ड बैंक को भी सेम प्रीमियम देना पड़ता था। इसलिए
ये सिस्टम कम्प्लीटली फेयर नहीं माना जा सकता था। अब अप्रैल 2026 से आरबीआई और डीआईसीजीसी ने रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है। इस नए सिस्टम में बैंक्स को उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पर 4 कैटेगरी ए, बी, सी और डी में डिवाइड किया गया है। यह क्लासिफिकेशन बैंक के फैक्टर जैसे फाइनेंशियल हेल्थ, कैपिटल एडिक्वेसी, असेट क्वालिटी और सुपरवाइजरी रेटिंग को देखकर किया जाता है। अब कैटेगरी ए बैंक जो सबसे सेफ बैंक माने जाते हैं, उन्हें 100 डिपॉजिट पर सिर्फ 8 पैसे प्रीमियम पे करना होगा। कैटेगरी बी को 10 पैसे, कैटेगरी सी को 11 और कैटेगरी डी जो कंपैरेटिवली हायर रिस्क कैटेगरी है उनको 12 पैसे पर ₹100 प्रीमियम कंटिन्यू करना होगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फीचर ऐड किया गया है। अगर किसी बैंक का 25 या उससे ज़्यादा ईयर का स्टेबल ऑपरेटिंग हिस्ट्री है तो उन्हें विंटेज इनिशिएटिव भी मिल सकता है, जिसमें प्रीमियम पर 25% तक डिस्काउंट दिया जा सकता है। सर, मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, क्योंकि ये वेल मैनेज्ड बैंक को रिवॉर्ड करता है, बैंक को बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए मोटिवेट करता है और ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट करोड़ों डिपॉजिटर को मिलेगा, क्योंकि उनके डिपॉजिट और ज़्यादा सिक्योरिटी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन आरबीआई रिपोर्ट रिसेंटली हाईलाइटेड द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिव एआई इन बैंकिंग। व्हाट आर इट्स की फाइंडिंग? डू यू ऑल्सो थिंक इट कैन हेल्प द इंश्योरेंस सेक्टर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आरबीआई ने अगस्त 2025 में अपना फ्री एआई फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई। इस फ्रेमवर्क में इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में एआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए 26 पॉइंट रोड मैप दिया गया था। इस रिपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग ये था कि जनरेटिव एआई इंडियन बैंकिंग ऑपरेशन को लगभग 46% तक इम्प्रूव करने की पोटेंशियल लगता है। अभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एआई एडॉप्शन का लेवल कंपैरेटिवली लो है। सिर्फ अराउंड 21% इंस्टीट्यूशन ही एआई को यूज़ कर रहे हैं या उसको डेवलप करने की प्रोसेस में है। रिपोर्ट में कुछ मेजर यूज़ केसेस भी हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कस्टमर सर्विस, चैटबॉट, अनबैंक कस्टमर के लिए अल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। ये एरियाज बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा एफिशिएंट और कस्टमर फ्रेंडली बना सकती हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंडिया का जनरेटिव एआई मार्केट अराउंड 28% से 34% एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकता है और 2023 तक साइज 1.02 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। और सर, मेरे अकॉर्डिंग इसका बेनिफिट इंश्योरेंस सेक्टर को भी डायरेक्टली मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी जैसे OICL और दूसरे इंश्योर्स एआई का यूज़ फास्टर क्लेम प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं, स्मार्ट अंडरराइटिंग कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन इंप्रूव कर सकते हैं और कस्टमर को पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। इससे इंश्योरेंस प्रोसेस फास्ट, एफिशिएंट और कस्टमर फ्रेंडली बनेगा। और ये IRDA के डायरेक्टली इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंश्योरेंस को हर इंडिविजुअल तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। जैसा मैंने बताया था, मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। और दोस्तों, सबसे पहले ये प्लेलिस्ट है इंश्योरेंस टर्म की। अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इफेक्टिव आंसर देना चाहिए इंश्योरेंस टर्म का, जिससे जब आप पैनल के सामने आंसर देंगे तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा और हो सकता है आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, सिमिलरली बैंकिंग टर्म्स की भी शॉर्ट वीडियोस बनी हुई हैं, आप इनको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं इन वीडियोस को देख के। अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। इसमें भी मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक बैंकिंग टर्म का आंसर पैनल के सामने देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।